Namaste ji, namaste. Let us discuss a few doctrines, and caveat before we start, this is not an in-depth discussion because an in-depth discussion will take separate videos on each of these doctrines and you really do not need those for the LLB or the CLAT. I'm going to craft out videos for each doctrine separately. There is already, I think, two: Doctrine of Basic Structure and Doctrine of Decisis, that are already on the channel. Link is in the description. Let us start. Doctrine of Laches. For example, let us say कि आपने कुछ Amazon से खरीदा. Laches ऊपर लिखा हुआ है by the way, अगर नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला, क्योंकि pronunciations थोड़ी इंग्लिश में मजाकिया होती हैं. तो आपने Amazon से कुछ खरीदा और 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको याद आया कि मुझे तो ये रिफंड कराना है, मुझे ये रिटर्न कराना है. तो Amazon वाले कहेंगे भाई साहब, what exactly is going on? Is there a langar hall here in which you can step in or step out anytime and then do as per your whim and fancy? No. So let us say another example. So that is the doctrine of Laches, is that कि आपने अपनी carelessness में अपना right ही खो दिया. To even claim a right, but you never really approached the code of law. Let us say that somebody violated your civil right in which your property पे आके कोई बैठ गया. आप कनाडा यहाँ से भी इमिग्रेट हो गए और आपके यहाँ पे एक फ्लैट खाली पड़ा था, उस पर वो आदमी आके 10-12 साल बैठे रहा, और 12 साल बाद आप जब हिंदुस्तान आए तो आपको लगा कि यार ये फ्लैट में कौन है, तो फ्लैट में कौन है, तो दैट इज, अब आप कोड ऑफ लॉ जाएंगे तो कोड आपसे पता है क्या पूछेगा. कोड कहेगा भाई साहब आप कहाँ थे, अब मैं क्या करूँ. सो वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट वगैरह भी आ जाएगी, बट लिमिटेशन एक्ट एंड ऑल व्हेन यू गो टू लॉ स्कूल. सो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ Laches, दैट यू हैव टू बी फर्स्ट केयरफुल योरसेल्फ, then only can the court help you out. Then we come to Doctrine of Basic Structure. There's a 30-minute odd video already on constitutional amendments and basic structure on the channel. Please do watch it, but for the sake of repeating it briefly, Doctrine of Basic Structure is you can amend the constitution as you want to, the government, as in which article? Article 368, but you cannot touch the basic structure. Where was it given? In Keshavanand Bharati. And Keshavanand Bharati case में आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसकी क्या एग्जॉस्टिव लिस्ट है? नहीं, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड एज पर द केस टू केस बेसिस. अब आपके पास मान लेते हैं कोई नया एलिमेंट आ जाता है जो कि आप जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जी बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा या नहीं आएगा, केस लगाइए और सुप्रीम कोर्ट महाराज जी से जाके पूछिए. देन वी कम टू डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन. नाउ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज, for example, this is purely a fictional example, it does not exist in real life. Let us say that one statute says that a person will not vote out from his jurisdiction or territory. So मान लेते हैं कि आपके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है तो आप लखनऊ में बैठ के वोट नहीं कर सकते हैं, फिक्शनल. तो अब आर्मी वालों के लिए एक और कानून बना दिया कि आपकी पोस्टिंग चाहे सियाचिन ग्लेशियर में क्यों ना हो, आप अपना बैलेट से डाल दीजिए वोट और आपके पास हम आपका वोट रजिस्टर कर लेंगे. तो ये एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी जो टेरिटरी है या जो मेरा जहाँ का वोटर आईडी कार्ड है, जिस स्टेट का मैं हूँ, उसके बाहर मैं कहीं पे भी जाके किसी सेंटर में वोट नहीं डाल सकता. दूसरी तरफ आप ये आर्मी वालों को कह रहे हैं कि जी आप सियाचिन में भी बैठे हो तब भी आप वोट दे सकते हो. तो 2 कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना लॉज के अंदर कि जी एक कानून ये कह रहा है, दूसरा कानून ये कह रहा है. तो हाउ विल दैट वर्क आउट? सो वी देन कंबाइन बोथ ऑफ दीज स्टैट्यूट्स एंड रीड देम टुगेदर in a harmonious way. So this is what the code of law also does. तो अगर बहुत सारे statutes हैं, there is endless amount of laws in our country. So in that the court conflicts तो हमेशा आ ही जाते हैं कि जी एक कानून ये कह रहा है, दूसरा कानून ये कह रहा है, तो करें क्या? तो वो देखते हैं कि जी कानून कहना क्या चाहता है इसके अंदर, what is the intent behind the law of the lawmakers. So what were they thinking when they were making these laws? That is why they will harmoniously construct or interpret the laws कि वो दोनों मैच हो जाएं और एक harmony निकल जाए. That is why it is known as the doctrine of harmonious construction. And you are not building a flat or anything or a plot that you're going to construction, but they are literally interpreting the law. So that is what construction refers to here, because you will construct literally a new statute or figuratively, whatever. Then we come to doctrine of public trust. अब मान लेते हैं, एक example लेते हैं कि उत्तराखंड की सरकार क्या करती है कि हरिद्वार में ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा माँ द रिवर ये एक बॉटलिंग प्लांट की परमिशन दे देते हैं कि जी हाँ यहाँ पे आप पानी का बॉटल लगाओ और अपना बेचो आराम से, मिंट योर मिलियंस. यू विल बी लाइक व्हाट द ब्लडी हेल, वी ट्रस्टेड यू विद दिस दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस. वी ट्रस्टेड यू. हु इज वी एंड हु इज यू?
We is the public, you is the government, that we trusted you with these resources not to do this stupidity, yet you have gone against us. Doctrine of public trust will apply. पब्लिक ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है कि आप एटलीस्ट पहाड़, हवा, पानी, जो कि कॉमन रिसोर्सेज हैं, इनको तो बख्श दोगे यार फ्रॉम बिजनेस, राइट? Simple, isn't it? And doctrine of public trust is a key component of environmental law. Then we are going to study in law school, because if you start studying all of that right now, you'll be scared to go to law school. So that is not our point. So doctrine of eclipse now. Doctrine of eclipse and doctrine of severability. They're both connected. आर्टिकल 13 आप देखेंगे, नेट पे जाएंगे, गूगल बाबा जी को कहेंगे कि आपको आर्टिकल 13 पेश किया जाए, तो आर्टिकल 13 आपके सामने आएगा. दो इसके अंदर डॉक्ट्रिन्स आती हैं. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. एक्लिप्स इज सीधा साधा ग्रहण. तो अब जब एक्लिप्स होता है, लेट अस से दैट देयर इज अ सोलर एक्लिप्स दैट हैपेंस, राइट? सो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है कि जी कोई ऑब्जेक्ट या चांद साहब उनके आगे आ जाते हैं, तो सन होता तो है वहां पर, बट देयर इज इट्स बीन एक्लिप्स्ड, ग्रहण लग जाता है ना, द शैडो इज देयर. सो दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स. नाउ गेस व्हाट हैपेंस हियर. If a law violates fundamental rights, then it is being eclipsed by the fundamental rights. तो आपके साथ क्या होगा कि जी वो जो कानून जो आपने बनाया है वो eclipse हो जाएगा, dead नहीं होगा. So in that case the sun does not die off, right? तो जहाँ पे आगे उसकी लाइट ब्लॉक कर दी जाती है, तो उस लॉ का जो इफेक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा. It will be eclipsed by the fundamental rights till the time that the law is rectified. So the law is not dead, mind you. It's just in a dormant, suspended, abeyance sort of a state. Don't know abeyance? Watch the English videos on the channel. Then we go to doctrine of severability. Now severability is what? So for example, let us say that there is a lamba chauda kanun and only one portion of it violates the fundamental rights. That is part 3 of the constitution. So what does that mean? is कि वो कहता है कि इसको काट दे तू, ये जो पूरा जो कानून है ये चलेगा except for the portion that is violating the fundamental right. Simple, isn't it? Doctrine of severability. See, law is nothing but common sense. Usually the answer is hidden in whatever they are trying to ask you. Public trust, बोल रहा है public and trust. Severability, बोल रहा है to sever, काटो इसको. Doctrine of eclipse, ग्रहण लग गया. Simple, isn't it? Then we come to doctrine of Decisis. Let us stare at each other. No. Article 141. There's a separate video on this channel which discusses this in detail with case laws. If you want to watch that, you can go ahead and watch that. But wait, hang on. Since you are here, let us discuss this. बहुत बार जजमेंट में लिखा होता है in the case law of this and this, in the case law of such and such. आपने तो जी ये कहा था, तो अब आप दोबारा यही कहेंगे. जैसे केशवानंद भारती में ऑलरेडी एक बार डिसाइड हो गया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छुएंगे. So that precedent is a case that has been decided already in the past, is now binding on all courts, on all legal bodies. कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ोगे भाई साहब, तो आप नहीं छेड़ोगे महाराज जी, नहीं छेड़ोगे आप. So that is of doctrine of Decisis. Then we come to doctrine of Respondeat superior or Respondeat superior, howsoever you pronounce it in Latin. That is simply vicarious liability. मैं अपना ड्राइवर जाके भेजता हूँ और वो जाके एक्सीडेंट कराता है, भगवान करे ना करे. वैसे मेरे ड्राइवर का नाम भी भगवान सिंह है. भाई साहब मत करना एक्सीडेंट. तो पुलिस वाला कहेगा मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ Respondeat superior, कि इसके सुपीरियर को बुलाओ जिसकी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये काम और ये महाराज जी कुछ गड़बड़ कर कर आए हैं. सो जस्ट वी आर गोइंग टू मेक, दे आर गोइंग टू मेक मी अकाउंटेबल as well as him also, but me as well, because I am liable for his acts as long as he is employed by me. अब for example let us say कि एक एयर इंडिया का पायलट प्लेन क्रैश कर देता है थैंक्स टू his own error, and let us say सब बच जाते हैं, like in the movie Sully. Sully देखी नहीं है? You can watch it. It's a fantastic movie. Tom Hanks. So अब उसके अंदर क्या होगा कि वो जो पायलट है, एयर इंडिया ये नहीं कह सकती ये तो भाई साहब तो पायलट ने किया था, हमारी कोई लेना देना नहीं. वो ऐसा कैसे कर लोगे आप? आपकी भी उतनी ही ड्यूटी है ऑन दैट क्रैश जस्ट एज द पायलट. पायलट को तो हम अलग पकड़ेंगे, आप भी आइए थैंक्स टू मिस्टर सुपीरियर. Then we come to doctrine of pith and substance. Now pith and substance is nothing to do with spit. Pith is basically something, orange होता है, orange के अंदर citrus जो lining सी जो होती है that is pith. तो orange बाहर से वो दिखती तो है नहीं. तो doctrine of pith and substances, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो कि इसका जो core क्या है, इसकी bone or rather the bone marrow, what is it, what is the substance of this law. ये law maker कहना क्या चाह रहे थे, what is the intention.
behind their making this law. अब मान लेते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसके अंदर यार ये लॉ समझ ही नहीं आ रहा है, या लॉ जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उसके अगेंस्ट अप्लाई हो गया. सो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस विल बी इन्वोक्ड कि भाई देखो तो सही वो कहना क्या चाह रहा है, ये लॉ बना किसके लिए था. फॉर एग्जाम्पल प्रूनिंग ऑफ ट्रीज के ऊपर लॉ है दिल्ली के अंदर, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, कि जी आप ये काटेंगे नहीं. व्हाट इज द पिथ ऑफ सब्सटेंस, कि जी आप पेड़ नहीं काटेंगे ताकि पेड़ बच जाए. दैट इज द पिथ एंड सब्सटेंस, दैट इज द एक्चुअल इंटेंशन, राइट. बट अगर आप पेड़ बिल्कुल ट्रिम नहीं करेंगे तो पेड़ गिर जाएगा. इन द एंड व्हाट इज इट डूइंग, guess what, if the tree falls down, what was your intention? Your intention was that you were trying to save the tree, but thanks to you not trimming it, thanks to the law, you're doing the actual reverse effect. So what is the pith and substance of the law? Guess what? To save the goddamn tree. But you, in your application or interpretation or the MCD's interpretation of the law, say नहीं पेड़ को मत छूना, लॉ है, आके पनिश करेंगे तुम्हें. वो कहेगा यार हम तो पेड़ बचाना चाह रहे थे, तुमने पेड़ को इतना बड़ा होने दिया कि वो पेड़ अपने भार से ही जाके नीचे गिर गया. So in such cases doctrine of pith and substance is invoked, right? Again भावनाओं को समझो और कोई ये नहीं पूछेगा कि भावना कौन है. तो रेशियो डेसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा चैनल पे आई थिंक ऑलरेडी मैं 3 बार समझा चुका हूँ, बट स्टिल रेशियो डेसिडेंडी आर से आर रीजनिंग कि जी आपने जो पूरी अच्छी खासी जो जजमेंट बताई है आपने, दिस इज रीजनिंग इज नॉट एक्चुअल रेशियो डेसिडेंडी, बट कि डिसीजन के पीछे आपका लॉजिक क्या है वो तो बता दो. आप मुझे मर्डर के लिए कॉन्विक्ट कर रहे हो तो मर्डर कहाँ लिखा है, आईपीसी में कहाँ लिखा है, क्या मैं जो केस जो हुआ जो मैंने जो किया, इज इट सेटिस्फाइंग ऑल दोज कंडीशन. सो दैट फॉर्म्स द रेशियो ऑफ द जजमेंट कि जी आपने जो डिसीजन के पीछे की जो आपकी जो थिंकिंग है जज की, वो जो पोर्शन है उसको रेशियो डेसिडेंडी कहेंगे. तो एग्जाम पर्पस के हिसाब से रेशियो आर से रीजनिंग. ऑबिटर डिक्टा, ऑबिटर डिक्टा इज मान लेते हैं मैं जज हूँ, वो जॉली एलएलबी में कहा था ना उसने कि जज साहब तो वेट करते ही रहते हैं, एविडेंस आता ही नहीं है और मुझे तो पहले से ही पता होता है. अब नाउ लेट अस से दैट दिस इज रिकॉर्डेड इन अ जजमेंट and you take that judgment in a higher court of law and say, or to even to your parliament कि देखो जी जज ने तो कहा कि एविडेंस तो आता ही नहीं है, so now this is a law. No, obiter is only an observation by a judge. It only has a persuasive value. It is not law in itself. Ratio decidendi फ्यूचर में आप लॉजिक वही वाला यूज करके अपने केस में आर्ग्यू आउट कर सकते हैं. ऑबिटर तो जज की टिप्पणी है. ऑबिटर ऑब्जर्वेशन, ओ से ओ, ताल से ताल मिला, ओ से ओ मिलाओ. ऑब्जर्वेशन में क्या है जी, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं है और इंडिया तो खराब देश है एज यूजुअल, जो कि हम लोग सब बोलते ही रहते हैं फॉर गॉड ओनली नोज व्हाट रीजन, जबकि इंडिया में एज सच कोई खराबी तो है नहीं, बट फिर भी बोलने की आदत है. तो दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस, इज नॉट लॉ. तो वो एविडेंस वाला जो जॉली एलएलबी में से जो सिनारियो था, अब उसको लेके जाके आप एविडेंस एक्ट अमेंड नहीं करा सकते कि जज साहब ने ये बोल दिया कि जी एविडेंस तो आता ही नहीं है, आप देखो हमें इनको दिक्कत हो रही है, आप एविडेंस लेकर आओ. ओनली द ऑब्जर्वेशन, नथिंग मोर, नथिंग लेस. Yeah, so these were a few doctrines of law, and we'll go into separate one of these, or rather each one of these in a detailed manner, क्योंकि इसके साथ केस लॉ भी डिस्कस करने पड़ते हैं, और अगर इस पर लिखना शुरू करें तो एटलीस्ट 4 पेज के ऐसे निकल आते हैं. बट वो तो अभी हमने करना नहीं ना, हम तो जाके MCQ सॉल्व करना है. और उसके बाद when I shift over to Judiciary prep or LLM prep, then we'll go into further and further details, or UPSC prep, we'll go to further and further details about these. Yeah, so that's it. All the best, study hard and take good care of yourself. We are in the end game now, and end game is also about to release. Watch that. Yeah, take care, bye bye.